कभी सोचा है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमें पौधों में, जानवरों में जान डालती है और उन्हें पत्थर या पानी जैसी बेजान चीजों से अलग करती है? मतलब क्या है वो बुनियाद? विज्ञान की नज़र से देखें तो इसका एक बहुत ही बुनियादी जवाब है। कोशिका, सेल जिसे कहते हैं। हर जीवित चीज की कहानी आप कह सकते हैं इसी कोशिका से शुरू होती है। अच्छा। हाँ, चाहे वो एकदम छोटा सा बैक्टीरिया हो या कोई बहुत बड़ा पेड़, सबके सब कोशिकाओं से ही बने हैं। यही जीवन का आधार है। बिल्कुल। और आज हम इसी बुनियादी इकाई, इसी सेल की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरने वाले हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि ये कोशिका आखिर है क्या चीज। हाँ। और ये जो कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी की बात होती है वो क्या है? और हाँ, वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या फर्क है? ये सब जानना जरूरी लगता है। बिल्कुल ज़रूरी है। और हमारी ये जो बातचीत है, ये जीव विज्ञान की किताबों में जो जानकारी दी गई है, खासकर सेल वाले चैप्टर पर, उस पर आधारित रहेगी। मकसद यही है कि हम इन तथ्यों को, इनके सार को समझें और जानें कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं। और देखिए, जब हम जीवन की इतनी बुनियादी, इतनी छोटी संरचना की बात कर रहे हैं, तो मुझे जी.एन. रामचंद्रन का नाम याद आता है। हाँ बिल्कुल, महान भारतीय वैज्ञानिक। हाँ, जिन्होंने प्रोटीन की संरचना को समझने में, जैसे वो कोलेजन का ट्रिपल हेलिक्स होता है, उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। उनका वो रामचंद्रन प्लॉट तो आज भी प्रोटीन की बनावट समझने में खूब इस्तेमाल होता है। सही कहा। और उनका काम यही दिखाता है कि जीवन की इन जटिल मशीनों को, मतलब कोशिकाओं को, मॉलिक्यूलर लेवल पर समझना कितना कितना जरूरी है। ये दिखाता है कि कैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियम ही जीवन का आधार बनाते हैं। तो चलिए इसी आधार से शुरू करते हैं। कोशिका क्या है, एकदम आसान शब्दों में? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो कोशिका जो है वो जीवन की सबसे छोटी इकाई है। मतलब वो सबसे छोटा हिस्सा जो अपने आप में जीवित है, जो अपने आप में पूरा है। एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह। हाँ, बिल्डिंग ब्लॉक भी और एक पूरी फैक्ट्री भी, जहां जीवन के सारे जरूरी काम होते हैं। ये वो सबसे छोटी चीज है जिसमें जीवन के सारे गुण मौजूद हैं। और ये कोशिकाएं अकेले भी रह सकती हैं? मतलब पूरा जीव एक कोशिका का? बिल्कुल। कई जीव सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं, जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है। इन्हें हम एक कोशिकीय या यूनिसेल्यूलर कहते हैं। अच्छा। और फिर हम जैसे जीव हैं, पौधे हैं, जिनमें खरबों कोशिकाएं मिलकर शरीर बनाती हैं, तो हम बहुकोशिकीय या मल्टीसेल्यूलर हो गए। और कमाल की बात यह है, जैसा आपने कहा, कि एक अकेली कोशिका भी अपने आप में जिंदा रह सकती है। वो सारे काम कर सकती है जो जीवन के लिए जरूरी हैं। मतलब कोशिका से छोटी कोई भी चीज अपने आप में जीवित नहीं मानी जा सकती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोशिका ही वो न्यूनतम इकाई है, उससे कम कुछ भी स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता। इसकी खोज कैसे हुई थी? ये भी काफी दिलचस्प कहानी होगी। हाँ है तो। सबसे पहले एंटोनी वॉन लिवनहॉक थे, जिन्होंने अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से पहली बार जीवित कोशिका को देखा और उसके बारे में लिखा। अच्छा, उन्होंने शुरुआत की। हाँ, और फिर बाद में रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने कोशिका के अंदर एक और अहम हिस्सा खोजा, जिसे हम केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। और जाहिर है, माइक्रोस्कोप के बिना तो ये सब संभव ही नहीं था। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप बेहतर होते गए। बिल्कुल। खासकर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तब जाकर कोशिका की जो बारीक बनावट है, उसके अंदर की छोटी छोटी चीजें, उनका पता चला। इन्हीं सब खोजों से फिर वो कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी बनी होगी। शास्त्री थे मथियास श्लाइडन। उन्होंने बहुत सारे पौधों को स्टडी किया और कहा कि भाई सारे पौधे जो हैं वो अलग अलग तरह की कोशिकाओं से ही बने होते हैं। ओके, ये पौधों की बात हुई। हाँ। फिर अगले ही साल 1839 में एक और जर्मन वैज्ञानिक थियोडोर श्वान, जो प्राणी विज्ञानी थे, उन्होंने जानवरों की कोशिकाओं को देखा। उन्होंने पाया कि जंतु कोशिकाओं के बाहर एक पतली सी परत होती है, जिसे आज हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अच्छा। और उन्होंने ये भी देखा कि पौधों की कोशिकाओं में एक मोटी दीवार, सेल वॉल होती है, जो जंतु कोशिका में नहीं होती। ये एक बड़ा फर्क उन्होंने नोट किया। तो एक ने पौधों को देखा, एक ने जंतुओं को, फिर दोनों ने मिलकर क्या कहा? दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि भाई चाहे पौधा हो या जानवर, उनका शरीर कोशिकाओं और कोशिकाओं से बनी चीजों का ही बना होता है। ये एक बड़ी बात थी उस समय। हाँ, ये तो बड़ी खोज थी। लेकिन उनके सिद्धांत में एक कमी थी। वो ये नहीं समझा पाए कि ये नई कोशिकाएं आखिर आती कहां से हैं, बनती कैसे हैं। अच्छा, ये सवाल रह गया था। हाँ। तो इसका जवाब किसने दिया? इसका जवाब कुछ साल बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने दिया। उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी और अब हमें बहुत सामान्य लगने वाली बात कही, ओमनिस सेलुला एस सेलुला। ओमनी सेलुला ए सेलुला। हाँ। इसका मतलब? इसका मतलब है हर कोशिका
पहले से मौजूद कोशिका से ही पैदा होती है। कोशिकाएं खुद ब खुद कहीं से प्रकट नहीं होती, वो विभाजित होकर, डिवाइड होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। वाह, तो ये बहुत बड़ा कदम था। हाँ, इसने श्लाइडेन और श्वान के सिद्धांत को पूरा किया। तो अब जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है, उसके दो मुख्य बिंदु हैं। क्या है वो? पहला, सभी जीवित जीव कोशिकाओं और उनके उत्पादों से बने होते हैं, और दूसरा, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। ये आप कह सकते हैं बायोलॉजी की नींव के पत्थर हैं। बिल्कुल, ये तो एकदम फंडामेंटल है। अब अगर हम किसी कोशिका को देखें, जैसे स्कूल में प्याज की झिल्ली देखते थे माइक्रोस्कोप में, हाँ, याद है। तो उसमें बाहर एक सख्त दीवार जैसी दिखती थी, सेल वॉल, और उसके अंदर कोशिका झिल्ली। लेकिन अगर हम अपने गाल की कोशिका देखें तो उसमें सिर्फ वो बाहरी झिल्ली होती है, दीवार नहीं होती। सही, ये पादप और जंतु कोशिका का एक मुख्य अंतर है, और दोनों के ही अंदर वो गाढ़ा जली जैसा पदार्थ भरा होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, यहीं पे सारा खेल होता है, मतलब जीवन की सारी गतिविधियां। बिल्कुल, जीवन की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जो रासायनिक क्रियाएं हैं जो हमें जीवित रखती हैं, वो ज्यादातर इसी साइटोप्लाज्म में होती हैं। ये कोशिका का मुख्य एरिना है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसी साइटोप्लाज्म के अंदर एक कंट्रोल सेंटर भी होता है, वो झिल्ली से घिरा हुआ न्यूक्लियस। हाँ, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की एक खास पहचान है एक व्यवस्थित झिल्ली से घिरा केंद्रक यानी न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए, गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स के रूप में पैक होकर रखा रहता है। यहीं पर वो बड़ा वाला फर्क आता है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाला। बिल्कुल सही। यहीं से कोशिकाओं को दो बड़े ग्रुप्स में बांटा जाता है। जिनमें ऐसा झिल्ली वाला वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वो यूकैरियोटिक कहलाती हैं। यू मतलब असली, कैरियन मतलब केंद्रक। जैसे हम, पौधे, जानवर, फंगी। हाँ, प्रोटिस्ट भी, ये सब यूकैरियोटिक हैं। और दूसरी तरफ वो कोशिकाएं जिनमें ऐसा व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं होता, जिनका डीएनए बस साइटोप्लाज्म में ही आप कह सकते हैं बिखरा रहता है, वो प्रोकैरियोटिक कहलाती हैं। प्रो मतलब पहले, जैसे बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया और आल्किया इसके मुख्य उदाहरण हैं। ये तो बहुत ही बड़ा अंतर हुआ। तो क्या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं संरचना में काफी सरल होती हैं यूकैरियोटिक के मुकाबले? हाँ, आमतौर पे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में साइज में छोटी होती हैं। उनकी अंदरूनी बनावट भी सरल होती है और वो ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई भी करती हैं, मतलब विभाजित होती हैं। बैक्टीरिया के अलग-अलग शेप भी होते हैं ना? हाँ, कई तरह के होते हैं। कुछ गोल होते हैं जिन्हें कोकस कहते हैं, कुछ रॉड जैसे होते हैं बैसिलस, कुछ कॉमा के आकार के होते हैं विब्रियो, और कुछ स्पाइरल या सर्पिल शेप के होते हैं स्पिरिलम। इनकी बेसिक बनावट में क्या-क्या होता है? देखिए, सबसे बाहर ज्यादातर में एक कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है जो उन्हें मजबूती देती है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होती। अच्छा। सेल वॉल के अंदर कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में उनका जेनेटिक मटेरियल, जो आमतौर पर एक गोल डीएनए होता है, पड़ा रहता है। इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं क्योंकि ये असली न्यूक्लियस जैसा नहीं है। और राइबोसोम भी होते हैं इनमें? तुम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिलते हैं। लेकिन इनमें कुछ फर्क होता है? हाँ, प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम थोड़े छोटे होते हैं, उन्हें 70S राइबोसोम कहते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम होते हैं। ये S सेडिमेंटेशन रेट की यूनिट है जो उनके साइज और डेंसिटी को बताती है। और इनमें यूकैरियोट्स जैसी झिल्ली वाली ऑर्गेनल नहीं होती, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? नहीं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की एक बड़ी पहचान यही है कि उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यानी झिल्ली से घिरी हुई संरचनाएं नहीं होती। सिर्फ राइबोसोम होते हैं जो बिना झिल्ली के होते हैं। लेकिन इनके पास कुछ और खास चीजें भी होती हैं, जैसे वो प्लाज्मिड? हाँ, प्लाज्मिड्स बड़े दिलचस्प होते हैं। ये मुख्य डीएनए के अलावा छोटे गोल डीएनए के टुकड़े होते हैं जो साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। इनका क्या काम होता है? ये बड़े काम के हो सकते हैं बैक्टीरिया के लिए। इन पर कुछ खास जीन्स हो सकते हैं जो बैक्टीरिया को कोई विशेष गुण देते हैं, जैसे एंटीबायोटिक दवाओं से बचने की ताकत, जिसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ये अक्सर प्लाज्मिड पर ही होता है। अच्छा, और मैंने पढ़ा था कि इनकी कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़कर कुछ खास स्ट्रक्चर बनाती है, जिन्हें मीसोसोम कहते हैं। हाँ, मीसोसोम। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही अंदरूनी फोल्ड्स या विस्तार होते हैं।
ये कई कामों में मदद करते हैं, जैसे सेल वॉल बनाने में, डीएनए को कॉपी करने और बांटने में, और श्वसन जैसी क्रियाओं में। ये झिल्ली का सतही क्षेत्रफल भी बढ़ा देते हैं। और कुछ बैक्टीरिया में चलने फिरने के लिए वो पूंछ जैसी चीज फ्लैजेला भी होती है। बिल्कुल। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, मतलब चल फिर सकता है, तो उसमें अक्सर फ्लैजेला पाए जाते हैं। ये पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो उन्हें घूमने में मदद करते हैं। और पाइली और फिम्ब्रिये, वो क्या है? ये भी सतह पर पाए जाने वाले छोटे उभार हैं। पिली थोड़े लंबे होते हैं और कभी-कभी डीएनए ट्रांसफर में मदद करते हैं। फिम्ब्रिये छोटे रोए जैसे होते हैं और बैक्टीरिया को किसी सतह से, जैसे चट्टान से या हमारे शरीर के टिश्यू से, चिपकने में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भले ही सरल दिखें, पर काफी सक्षम और विविध होती हैं। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं पर आते हैं। हम पौधे, फंगी सब इसी ग्रुप में हैं। ये ज्यादा जटिल है। हाँ, काफी ज्यादा जटिल। इनकी सबसे बड़ी खूबी, जैसा हमने पहले कहा, वो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की मौजूदगी। ऑर्गेनल मतलब कोशिका के अंदर के छोटे छोटे अंग। आप उन्हें कोशिका के अंदर के छोटे अंग या डिपार्टमेंट कह सकती हैं। हर ऑर्गेनल का एक खास काम होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इस तरह काम बटा होने से कोशिका बहुत कुशलता से काम कर पाती है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी तो अंतर होते हैं, जैसे आपने बताया था पादप और जंतु कोशिका में। हाँ, कुछ मुख्य अंतर हैं। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक सख्त कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, और अक्सर एक बहुत बड़ी सेंट्रल वैक्यूल यानी रिक्तिका होती है। और जंतु कोशिका में? जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होते। वैक्यूल अगर होती भी हैं तो छोटी होती हैं। लेकिन जंतु कोशिकाओं में सेंट्रियोल्स होते हैं जो कोशिका विभाजन में मदद करते हैं, और ये आमतौर पर पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। चलिए अब कुछ मुख्य यूकैरियोटिक ऑर्गेनल और संरचनाओं को थोड़ा और समझते हैं। शुरुआत करते हैं कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये तो दोनों में होती है, पादप और जंतु। ये एक तरह से कोशिका का गेटकीपर है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही जरूरी संरचना है जो कोशिका के अंदर के माहौल को बाहर के माहौल से अलग करती है और नियंत्रित करती है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब चयनात्मक रूप से पारगम्य। ये बनी किस चीज की होती है? मुख्य रूप से ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड में भी फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा होते हैं, जो 2 परतों में जमे होते हैं। इसे लिपिड बाइलेयर कहते हैं। अच्छा, लिपिड की दोहरी परत। हाँ, इन फॉस्फोलिपिड अणुओं का एक सिरा पानी को पसंद करता है, हाइड्रोफिलिक, और दूसरा पानी से दूर भागता है, हाइड्रोफोबिक। तो ये ऐसे जमते हैं कि पानी से दूर भागने वाले सिरे अंदर की तरफ और पानी को पसंद करने वाले सिरे बाहर की तरफ रहते हैं। और प्रोटीन? प्रोटीन इस लिपिड बाइलेयर में या तो धसे रहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, या सतह पर जुड़े रहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। और कोलेस्ट्रॉल भी होता है इसमें, जो इसकी फ्लूइडिटी को नियंत्रित करता है। आपने फ्लूइडिटी कहा, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये झिल्ली कोई ठोस दीवार जैसी नहीं है। सिंगर और निकोलसन ने 1972 में इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। इसके अनुसार ये लिपिड की परत एक तरल पदार्थ की तरह है, जिसमें प्रोटीन के मोज़ेक तैरते रहते हैं। मतलब प्रोटीन अपनी जगह बदल सकते हैं। हाँ, जरूरत के हिसाब से वो झिल्ली के अंदर लैटरली मूव कर सकते हैं। यही फ्लूइडिटी या तरलता कोशिका के कई कामों के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कोशिका का बढ़ना, चीजों का अंदर बाहर जाना, सिग्नल लेना वगैरह। और ये चीजों को अंदर बाहर कैसे जाने देती है? ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? 2 मुख्य तरीके हैं। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी निष्क्रिय परिवहन। इसमें कोशिका को ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। चीजें अपनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से कम कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह की तरफ अपने आप चली जाती हैं, जैसे ढलान से नीचे लुढ़कना। जैसे डिफ्यूजन? हाँ, सिंपल डिफ्यूजन। और पानी का डिफ्यूजन ऑस्मोसिस कहलाता है। लेकिन कुछ अणुओं को, खासकर जो बड़े हैं या चार्ज्ड हैं, उन्हें मेम्ब्रेन पार करने के लिए प्रोटीन की मदद चाहिए होती है, भले ही ऊर्जा ना लगे। इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। और दूसरा तरीका? दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी सक्रिय परिवहन। इसमें कोशिका को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, एटीपी के रूप में। ऐसा तब होता है जब अणुओं को उनकी कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ भेजना हो, मतलब ढलान के ऊपर चढ़ाना हो। अच्छा, इसके लिए खास पंप्स होते होंगे? बिल्कुल। इसके लिए मेम्ब्रेन में खास करियर प्रोटीन या पंप्स होते हैं जो एटीपी की ऊर्जा इस्तेमाल करके अणुओं को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ धकेलते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप एक बहुत मशहूर उदाहरण है। समझ गया। अब कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की बात करते हैं, जो पौधों और कवक में होती है, जंतुओं में नहीं। हाँ, सेल वॉल
प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक मोटी, मजबूत और ज्यादातर निर्जीव परत होती है। इसका मुख्य काम कोशिका को एक निश्चित आकार देना और उसे बाहरी दबाव या चोट से बचाना है। ये किस चीज की बनी होती है? पौधों में ये मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवाल में सेल्यूलोज के साथ गैलेक्टन्स, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिज भी हो सकते हैं। कवक यानी फंगी में ये काइटिन की बनी होती है। और ये कोशिकाओं के बीच संपर्क में भी मदद करती है? हाँ, दो एडजेसेंट पादप कोशिकाओं के बीच एक परत होती है जिसे मिडिल लैमेला कहते हैं, जो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है और उन्हें आपस में चिपकाए रखती है। और सेल वॉल और मिडिल लैमेला के बीच छोटे-छोटे रास्ते होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा। हाँ, ये चैनल्स होते हैं जो एक कोशिका के साइटोप्लाज्म को दूसरी कोशिका के साइटोप्लाज्म से जोड़ते हैं, जिससे उनके बीच पदार्थों का आदान प्रदान हो सके। बहुत खूब। अब कोशिका के अंदर चलते हैं। आपने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जिक्र किया था, ये क्या है? कुछ ऑर्गेनेल का ग्रुप। हाँ, ये कोशिका के अंदर कुछ झिल्लीदार ऑर्गेनेल का एक नेटवर्क है, जिनके काम आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 सदस्य हैं: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये सब मिलके काम करते हैं। हाँ, ये मिलकर प्रोटीन और लिपिड बनाने, उन्हें मॉडिफाई करने, पैक करने और कोशिका के अंदर या बाहर सही जगह पर भेजने का काम करते हैं। एक तरह से ये कोशिका का प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो ER से शुरू करते हैं, ये कैसा दिखता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER साइटोप्लाज्म में फैली हुई छोटी-छोटी नलिकाओं और थैली जैसी संरचनाओं का एक जाल है। ये न्यूक्लियस की बाहरी झिल्ली से जुड़ा रहता है और पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हो सकता है। इसके 2 प्रकार होते हैं ना, रफ और स्मूथ। बिल्कुल। जिस ER की सतह पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं, वो माइक्रोस्कोप में खुरदुरा दिखता है, इसलिए उसे रफ ER या RER कहते हैं। और जिस पर राइबोसोम नहीं होते, वो चिकना दिखता है, उसे स्मूथ ER या SER कहते हैं। इनके काम भी अलग-अलग होंगे। हाँ, RER मुख्य रूप से प्रोटीन बनाने और उन्हें मॉडिफाई करने का काम करता है, खासकर वो प्रोटीन जो कोशिका से बाहर भेजे जाने हैं या झिल्लियों में लगने हैं। SER का मुख्य काम लिपिड और स्टीरॉयड हार्मोन बनाना है। ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। RER से बने प्रोटीन फिर कहाँ जाते हैं? गोल्जी अपकरण में? हाँ, अगला पड़ाव गोल्जी उपकरण या गोल्जी अपैरेकस है। इसे कैमिलो गोल्जी ने खोजा था। ये चपटी, डिस्क जैसी थैलियों, जिन्हें सिस्टर्नी कहते हैं, का एक ढेर जैसा दिखता है, जो एक के ऊपर एक जमी होती हैं। इसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं? हाँ, कह सकते हैं। ER से प्रोटीन और लिपिड छोटी-छोटी थैलियों, वेसिकल्स में पैक होकर गोल्जी के एक सिरे, जिसे सिस फेस कहते हैं, पर आते हैं। और फिर वो गोल्जी के सिस्टर्नी से होते हुए गुजरते हैं। इस दौरान उनमें और मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे शुगर जुड़ना, ग्लाइकोसिलेशन, उनकी सॉर्टिंग होती है और आखिर में गोल्जी के दूसरे सिरे, ट्रांसफेस से फिर से वेसिकल्स में पैक होकर अपनी मंजिल के लिए रवाना हो जाते हैं। मंजिल मतलब? मंजिल कोशिका के अंदर कोई दूसरा ऑर्गेनेल हो सकता है, या कोशिका झिल्ली हो सकती है, या फिर कोशिका के बाहर भी भेजा जा सकता है। सिक्रेशन, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने की ये मुख्य जगह है। और लाइसोसोम, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है? हाँ, लाइसोसोम्स भी गोल्जी अपैरेटस में पैकेजिंग की प्रक्रिया से ही बनते हैं। ये छोटी, गोल थैली जैसी संरचनाएं हैं जिनके अंदर बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम भरे होते हैं, हाइड्रोलिस। पाचक एंजाइम मतलब ये कुछ पचाने का काम करते हैं? बिल्कुल। ये कोशिका के सुसाइड बैग्स या रिसाइकलिंग सेंटर कहलाते हैं। ये कोशिका के अंदर पुराने टूटे फूटे ऑर्गेनेल को या बाहर से आए बैक्टीरिया या खाने के कणों को पचाकर खत्म कर देते हैं। इनमें लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे हर तरह के एंजाइम होते हैं जो अम्लीय पीएच पर काम करते हैं। और वैक्यूल यानी रिक्तिका, पौधों में ये बहुत बड़ी होती हैं। हाँ, पादप कोशिकाओं में एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल होती है जो कोशिका का 90% तक आयतन घेर सकती है। इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसका क्या काम है? ये पानी, आयन, पोषक तत्व और बेकार के पदार्थ जमा करके रखती है। ये कोशिका को टर्गर प्रेशर यानी फुलाव भी देती है, जिससे पौधा मुरझाता नहीं। टोनोप्लास्ट सक्रिय रूप से आयनों को साइटोप्लाज्म से खींचकर वैक्यूल में जमा करता है। और जंतुओं में? जंतु कोशिकाओं में वैक्यूल या तो होती नहीं या बहुत छोटी होती हैं। हाँ, कुछ एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है जो फालतू पानी बाहर निकालती है
और फूड वैक्यूल होती है जिसमें खाना पचाया जाता है। ठीक है, तो ये था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब कोशिका के पावर हाउस की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल हैं क्योंकि यहीं पर एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन होता है, जिससे भोजन के अणुओं को तोड़कर कोशिका के लिए ऊर्जा एटीपी बनाई जाती है। इसीलिए इन्हें पावर हाउस कहते हैं। इनकी बनावट कैसी होती है? ये सॉसेज या बेलन के आकार के होते हैं और इनकी 2 झिल्लियां होती हैं, एक बाहरी और एक अंदरूनी। अंदरूनी झिल्ली अंदर की तरफ मुड़कर कई फोल्ड्स बनाती है जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी क्यों? ये फोल्ड्स अंदरूनी झिल्ली का सतह क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और इसी झिल्ली पर एटीपी बनाने वाले एंजाइम्स लगे होते हैं। तो जितना ज्यादा क्षेत्र उतनी ज्यादा एटीपी बनेगी। और अंदर क्या होता है? अंदर जो पदार्थ भरा होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें भी श्वसन के कई एंजाइम होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का छोटा सा गोल डीएनए और अपने राइबोसोम 70S भी होते हैं। अपना डीएनए और राइबोसोम, मतलब ये अपने कुछ प्रोटीन खुद बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, और ये खुद ही विभाजित होकर अपनी संख्या भी बढ़ा सकते हैं फिशन के द्वारा। कमाल है। अब पौधों में ऊर्जा से जुड़ा एक और खास ऑर्गेनेल है, प्लास्टिड। इसमें क्लोरोप्लास्ट सबसे जाना माना है। सही है। प्लास्टिड सिर्फ पादप कोशिकाओं और कुछ यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दोहरी झिल्ली वाले होते हैं और इनमें भी अपना डीएनए और 70S राइबोसोम होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम तो हमें पता है, फोटोसिंथेसिस। हाँ, क्लोरोप्लास्ट्स में हरे रंग का पिगमेंट क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट होते हैं। ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ट्रैप करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन शुगर बनाते हैं। इनकी अंदरूनी बनावट कैसी होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैट्रिक्स जैसा जो पदार्थ होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में झिल्ली की बनी चपटी थैली जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें थाइलाकोइड्स कहते हैं। थाइलाकोइड्स? हाँ, ये थाइलाकोइड्स अक्सर सिक्कों के ढेर की तरह एक के ऊपर एक जमी होती हैं, जिन्हें ग्रैनम एकवचन ग्रैना कहते हैं। क्लोरोफिल इन्हीं थाइलाकोइड्स की झिल्ली में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन यहीं होती है। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन के एंजाइम होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अलावा और कौन से प्लास्टिड होते हैं? 2 और मुख्य प्रकार हैं। क्रोमोप्लास्ट्स, जिनमें कैरेटीन और ज़ैंथोफिल जैसे रंगीन कैरोटिनॉइड पिगमेंट होते हैं। ये फूलों और फलों को पीला, नारंगी या लाल रंग देते हैं। अच्छा, रंगों के लिए। और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट्स। ये रंगहीन होते हैं और इनका काम भोजन संग्रह करना है। जैसे एमिलोप्लास्ट स्टार्च जमा करते हैं आलू में, इलायोप्लास्ट तेल जमा करते हैं और एलिरोप्लास्ट प्रोटीन जमा करते हैं। बहुत अच्छे। अब आते हैं राइबोसोम पर। ये प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं और इनमें कोई झिल्ली नहीं होती। हाँ, जॉर्ज पलाडे ने इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा था। ये बहुत छोटे दानेदार स्ट्रक्चर हैं जो राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। जैसा हमने पहले बात की, ये प्रोकैरियोट्स 70S और यूकैरियोट्स 80S दोनों में पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में ये कहाँ मिलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में ये साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, रफ ईआर सतह पर चिपके होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाए जाते हैं। इनका काम क्या है? इनका एकमात्र काम है प्रोटीन बनाना। ये मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए पर लिखे जेनेटिक कोड को पढ़ते हैं और अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन की चेन बनाते हैं। जब कई राइबोसोम एक ही एमआरएनए से जुड़कर प्रोटीन बना रहे होते हैं तो उस संरचना को पॉलीसोम कहते हैं। अब बात करते हैं कोशिका के अपने कंकाल की, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन ये कोई हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि प्रोटीन के बने महीन धागों और नलिकाओं का एक जटिल नेटवर्क है जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है। कौन सी प्रोटीन के धागे? इसमें 3 मुख्य तरह के फिलामेंट होते हैं। सबसे पतले माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन के बने, उनसे मोटे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और सबसे मोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने। इनका काम क्या है? ये ढांचा क्या करता है? ऑर्गेनेल्स को उनकी जगह पे बनाए रखने में मदद करता है, कोशिका के अंदर चीजों की मूवमेंट में मदद करता है और कोशिका की गतिशीलता जैसे अमीबा का चलना या मांसपेशियों का सिकुड़ना में भी इसकी अहम भूमिका है। सीलिया और फ्लैजेला भी इसी से जुड़े हैं, वो बाल जैसे स्ट्रक्चर। हाँ, सीलिया और फ्लैजेला कोशिका की सतह से निकले हुए बाल जैसे उभार हैं जो साइटोस्केलेटन से ही बनते हैं और गति में मदद करते हैं। सीलिया छोटे होते हैं और संख्या में ज्यादा, जैसे हमारी सांस की नली में होते हैं। फ्लैजेला लंबे होते हैं और संख्या में कम, जैसे स्पर्म सेल में।
इनकी अंदरूनी बनावट क्या प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जैसी होती है? नहीं, यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजेला की अंदरूनी बनावट काफी अलग और जटिल होती है। इनके कोर, जिसे एक्सोनिम कहते हैं, में माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक खास 9+2 अरेंजमेंट होता है। मतलब किनारे पर 9 जोड़े डबलेट और बीच में 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल। 9+2 अरेंजमेंट, ओके। और ये निकलते कहाँ से हैं? ये सेंट्रियोल जैसी संरचना से निकलते हैं, जिसे बेसल बॉडी कहते हैं, जो कोशिका झिल्ली के ठीक नीचे स्थित होती है। सेंट्रियोल। तो अब सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल की बात करते हैं। ये सिर्फ जंतु कोशिकाओं में मिलते हैं? हाँ, सेंट्रोजोम आमतौर पर जंतु कोशिकाओं में न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। इसके अंदर 2 बेलनाकार संरचनाएं होती हैं, जिन्हें सेंट्रियोल्स कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पर स्थित होते हैं। इनका क्या काम है? इनका मुख्य काम कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर बनाना है। ये स्पिंडल फाइबर गुणसूत्रों से जुड़कर उन्हें कोशिका के 2 सिरों पर खींचते हैं, ताकि कोशिका बराबर 2 हिस्सों में बंट सके। जैसा अभी बताया, ये सीलिया और फ्लैजेला की बेसल बॉडी भी बनाते हैं। इनकी बनावट भी माइक्रोट्यूब्यूल से होती है? हाँ, हर सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल के 9 ट्रिपलेट 3-3 के समूह से बना होता है, जो एक कार्टव्हील, बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना में व्यवस्थित होते हैं। इसमें 9+0 अरेंजमेंट होता है, किनारे पर 9 ट्रिपलेट, बीच में कुछ नहीं। काफी जटिल संरचनाएं हैं ये सब। और अब आते हैं कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, उसके कंट्रोल रूम, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे खोजा था। ये यूकैरियोटिक कोशिका का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल है, क्योंकि इसमें कोशिका की सारी आनुवांशिक जानकारी डीएनए होती है और ये कोशिका की लगभग सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये भी दोहरी झिल्ली से घिरा होता है? हाँ, न्यूक्लियर एनवेलप 2 झिल्लियों का बना होता है, बाहरी और अंदरूनी। बाहरी झिल्ली अक्सर ER से जुड़ी रहती है। इन दोनों झिल्लियों के बीच थोड़ी जगह होती है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और इसमें छेद भी होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। हाँ, इस एनवेलप में जगह जगह पर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ये पोर बहुत नियंत्रित तरीके से पदार्थों, खासकर RNA और प्रोटीन अणुओं को न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच आने जाने देते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? अंदर जो गाढ़ा द्रव भरा होता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन? ये क्या है? क्रोमैटिन असल में डीएनए और उससे जुड़े प्रोटीन, मुख्यतः हिस्टोन प्रोटीन का एक उलझा हुआ जाल जैसा होता है। जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती, तो डीएनए इसी रूप में रहता है। और जब कोशिका विभाजित होती है तब ये क्रोमैटिन संघनित होकर, सिकुड़कर और व्यवस्थित होकर मोटे धागे जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, जिन्हें हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये विभाजन के समय ही साफ साफ दिखाई देते हैं। अच्छा, तो क्रोमोसोम डीएनए का ही पैक्ड रूप है? बिल्कुल। हर क्रोमोसोम में डीएनए का एक लंबा अणु होता है, जिस पर हजारों जीन्स होते हैं। इंसानों में 46 क्रोमोसोम होते हैं। हर क्रोमोसोम में बीच में एक संकरा हिस्सा होता है, जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं, जो उसे 2 भुजाओं क्रोमैटिड्स में बांटता है। और न्यूक्लियस के अंदर एक और गोल सी चीज दिखती है, न्यूक्लियोलस। हाँ, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस के अंदर एक या ज्यादा गहरे रंग की गोल संरचनाएं होती हैं। इनकी कोई झिल्ली नहीं होती। ये राइबोसोमल आरएनए बनाने और राइबोसोम को असेंबल करने की जगह हैं। ओह, तो राइबोसोम का बनना यहाँ से शुरू होता है? हाँ, ये राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है। जिन कोशिकाओं में ज्यादा प्रोटीन बनता है, उनमें न्यूक्लियोलस बड़े और ज्यादा संख्या में होते हैं। एक और चीज है, माइक्रोबॉडीज। ये क्या है? माइक्रोबॉडीज छोटी झिल्ली से घिरी थैलियां होती हैं, जिनमें अलग अलग तरह के एंजाइम होते हैं। ये पौधे और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं। पेरोक्सिसोम इसका एक उदाहरण है, जो मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। वाह, ये तो कोशिका के अंदर की एक पूरी की पूरी दुनिया है। मतलब इतने सारे अलग अलग हिस्से, इतने सारे अलग अलग काम, और सब एक साथ मिलकर तालमेल से चल रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर वो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का विचार आता है, जिसकी हम बात कर रहे थे। ये जीव विज्ञान का वो तरीका है जिसमें हम जीवन की जटिल प्रक्रियाओं को समझने के लिए उसे उसके छोटे छोटे हिस्सों, अणु, ऑर्गेनाइल, रासायनिक क्रियाओं के स्तर पर तोड़कर देखते हैं। मतलब कि एक बड़ी मशीन को समझने के लिए उसके पुर्जे खोलकर देखना। हाँ, एक तरह से वही। हम जानने की कोशिश करते हैं कि डीएनए कैसे काम करता है, प्रोटीन कैसे बनते हैं, झिल्ली से चीजें आर पार कैसे जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा कैसे बनाता है।
इन सब पुर्जों के काम को समझकर हम पूरी कोशिका और फिर पूरे जीव की कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश करते हैं। और ये तरीका काफी सफल भी रहा है ना? बीमारियों के समझने में, दवाइयां बनाने में। बहुत ज्यादा सफल रहा है। इसने हमें जीवन का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस समझने में अभूतपूर्व मदद की है। हाँ, हम जान पाए हैं कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, यहाँ तक कि याददाश्त और भावनाओं जैसी जटिल चीजों के पीछे भी कौन सी आणविक प्रक्रियाएं काम कर रही हैं। और जब ये प्रक्रियाएं गड़बड़ होती हैं तो बीमारी कैसे पैदा होती है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटे तो हमने देखा कि कोशिका जीवन की सबसे बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई है। हाँ, कोशिका सिद्धांत कहता है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और नई कोशिकाएं हमेशा पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि कोशिकाएं दो मुख्य प्रकार की हैं, सरल प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया जिनमें व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं होता, और जटिल यूकैरियोटिक जैसे हमारी कोशिकाएं जिनमें झिल्ली वाला न्यूक्लियस और कई सारे ऑर्गेनेल होते हैं। सही। और हर ऑर्गेनेल का अपना एक खास काम है। माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा बनाना, क्लोरोप्लास्ट का भोजन बनाना, राइबोसोम का प्रोटीन बनाना, ईआर और गोल्जी का प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करना, न्यूक्लियस का नियंत्रण और आनुवंशिकता संभालना, वगैरह वगैरह। हाँ, और इतनी विविधता और जटिलता के बावजूद ये कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही है जो सभी ज्ञात जीवन रूपों में कॉमन है, एक बुनियादी एकता दिखाता है। एकदम सही कहा आपने। ये जीवन का एक सार्वभौमिक पैटर्न है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जैसे आपने रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी की बात की, हमने कोशिका के सारे पुर्जे अलग अलग समझ लिए, मेम्ब्रेन कैसे काम करती है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे एटीपी बनाता है, न्यूक्लियस में डीएनए कैसे पैक है, सब कुछ। तो क्या इन सब हिस्सों को जानने का मतलब ये हुआ कि हमने जीवन को ही समझ लिया? ये एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प सवाल है। रिडक्शनिस्ट अप्रोच हमें हिस्सों की, पुर्जों की, मशीनरी की जानकारी देता है जो कि बेहद बेहद जरूरी है। उसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। हाँ, वो तो है। ढाकर काम करने से कोई ऐसी नई खासियत, इमर्जेंट प्रॉपर्टी उभरती है जिसे हम सिर्फ अलग अलग हिस्सों को देखकर नहीं समझ सकते। वही खासियत जिसे हम जीवन कहते हैं। मतलब जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में हर सांस की अपनी आवाज है, लेकिन जब वो सब मिलकर एक धुन बजाते हैं तो कुछ अलग ही बात होती है। क्या बात है, बिल्कुल सही उपमा दी आपने। शायद जीवन का रहस्य सिर्फ पुर्जों में नहीं, बल्कि उनके उस अद्भुत तालमेल में, उनके संगठन में, उनके एक साथ मिलकर बनाए गए उस ऑर्केस्ट्रा में छुपा है। तो वो जो हमारा शुरुआती सवाल था कि जीवित और निर्जीव में आखिर फर्क क्या है, उसका जवाब शायद सिर्फ कोशिका के अंदर रखे सामान की लिस्ट में नहीं, बल्कि उस सामान के संगठित होने के तरीके में, उसके इंटरैक्शन में है। ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। विज्ञान हमें लगातार गहरे उतरने और परतें खोलने के लिए प्रेरित करता है। कोशिका की ये कहानी, जीवन की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें जानने और समझने के लिए अभी बहुत